नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूं रीजनिंग के टॉप 10 ऐसे प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और इन्हें हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो देखिए स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न जो कि पासा से संबंधित है। इसमें पूछा गया कि एक पासा के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में, यानी कि क्लॉकवाइज ABCD क्या लिखा गया है, तो ABCD लिखा गया है एवं E और F क्रमशः ऊपर और नीचे के फलकों पर लिखा गया है। इस पासे के ऊपरी फलक पर जब C हो, तो नीचे की फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि जब पूछा जा रहा है ऊपर की फलक पर C हो तो नीचे की फलक पर क्या होगा, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि C के विपरीत फलक पूछी जा रही है। यानी कि C अगर दाहिनी सतह पर होगा तो बाएं सतह पर क्या होगा, C सामने की सतह पर होगा तो पीछे की सतह पर क्या होगा, यानी कुल मिला के C की विपरीत सतह हमें बतानी है। तो फिर से देखिए यहां पर ABCD क्लॉकवाइज लिखा है, तो यहां पर A है और यहां पर D है। तो अगर क्लॉकवाइज यहां से घूमेगा तो यहां पर B यानी इस वाली सतह पे और उसके बाद इस वाली सतह पर C होगा, इसीलिए इस सतह पर D है, यानी कि A के बाद B, इस वाली सतह पर C और इस पे D और इस ऊपर वाली सतह पर E और नीचे वाली सतह पर F कह रहा है। तो यानी कि C के विपरीत सतह पर क्या होगी, तो A सामने की सतह पर है तो पीछे की सतह पर C है, यानी कि C जब ऊपर होगा तो नीचे की सतह पर क्या होगा, तो A हमारा आंसर होगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प 1। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है, यानी हमें अलग छांटना है। तो विकल्प ए में देखिए लिखा हुआ A और B स्मॉल लेटर में है और CD बड़े अक्षर में, यानी EB छोटे अक्षर और CD यानी दो अक्षर छोटे दो अक्षर बड़े हैं। विकल्प 2 में E और H लास्ट में बड़े अक्षर और दो छोटे अक्षर बीच में है, यानी दो छोटे दो बड़े इसमें भी हैं। विकल्प 3 में दो बड़े अक्षर शुरू में दो छोटे अक्षर लास्ट में, लेकिन विकल्प 4 में शुरू में एक बड़ा अक्षर और लास्ट में दो बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर सिर्फ एक है, यानी कि 3 बड़े अक्षर और एक छोटे अक्षर है। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 4। अब अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न कैलेंडर से संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी वर्ष, और कोष्ठक में लिखा हुआ जो लीप वर्ष न हो, यानी कि साधारण वर्ष हो, का पहला दिन क्या है, पहला दिन है रविवार, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो यह एकदम सेकेंडों का प्रश्न है। बस आपको यह तथ्य पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन समान होते हैं, यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। और लीप वर्ष में पहले दिन की अपेक्षा अंतिम दिन एक अधिक होता है, यानी कि लीप वर्ष अगर है तो पहले दिन सोमवार है, तो यानी कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। तो यह साधारण वर्ष की बात कर रहा है, तो प्रथम दिन अगर रविवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, तो रविवार ही होगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प 2। अब देखिए अगला प्रश्न, वीडियो रोक के आप उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं, तो आप कूट बनाइए इस तरह से 7 हैं जिनके ठीक बाद में 6 है, लेकिन ठीक पहले, यानी इसी की बात कर रहा है, ठीक पहले 8 नहीं है। तो ये आप लिख कर बनाइए या मानसिक रूप से कल्पना भी कर सकते हैं कि यानी कि 7 और 6, यानी कि आप ये मन में भी कल्पना कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये कहने का मतलब ये है कि आप जल्दी जल्दी खोजने के लिए 76 खोजिएगा, जहां पर 76 होगा अपनी आंखों को रोकिएगा और वहां पे देखिएगा उससे ठीक पहले 8 न हो तो वहां पर आपका एक कूट बन जाएगा, यानी 76 उसके पहले 8 न हो। तो आप तलाश करना शुरू करिए। शुरू में ही 76 है लेकिन उसके ठीक पहले 8 है, इसलिए ये कूट नहीं बनेगा। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट में 76 है, उसके पहले 9 है, यानी कि 9 7 6, यानी 76 के पहले 8 नहीं है बल्कि 9, इसलिए हमारा एक कूट बन गया। फिर जब हम लास्ट में पहुंचते हैं, एकदम लास्ट में, तो 7 7 और नीचे लिखा हुआ है 6, यानी कि 76 है, उसके पहले 8 नहीं है बल्कि 7 है, इसलिए
इसलिए हमारा ये दूसरा कूट बन गया। इसी तरह से हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर 76 लिखा है, 9 7 6, यानी 76 से पहले 8 नहीं बल्कि 9 है, यानी इस तरह से हमारे 1 2 और 3 कूट बन जाएंगे। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 2, जिसमें लिखा हुआ है 3। अब अगला प्रश्न देखिए, वीडियो रोक के आप उत्तर बताने का प्रयास करिए। न्याय वाक्य का ये प्रश्न है। आप वेन आरेख वाले विधि से आप चित्र बनाकर इसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखिए लिखा है वक्तव्य, यानी कथन का हम चित्र बना लेते हैं। कुछ पक्षी बादल हैं, तो कुछ पक्षी क्या है, बादल है। और उसके बाद कह रहा है कि घोड़ा पक्षी है, तो घोड़ा पक्षी है का मतलब सभी घोड़े पक्षी हैं। सभी घोड़े पक्षी हैं, तो सभी वाला भाग आपको पता ही होगा कि हम लोग भीतर लिखते हैं। घोड़ा पक्षी है का मतलब सभी घोड़े पक्षी हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में या न्याय वाक्य का वीडियो जब आप मेरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब ऐसा चित्र बने, जब बाहरी वृत्त को, इस बाहरी वाले वृत्त को, इस वृत्त को एक बाहरी वृत्त काटे यहाँ पे, तो एक और चित्र बनता है जिसमें वो भीतरी वाले वृत्त को भी काटता है। तो आप इसी में डैश डैश से भी बना सकते हैं, या तो मैं समझाने के अलग से बना दे रहा हूं, यानी इस तरीके से। ये है घोड़ा और ये हो गया पक्षी, और बादल इस बार भीतर तक काट दे। बस इसमें अंतर यह है कि बादल इसमें बाहरी वृत्त में है, इसमें भीतर भी आ सकता है। और जब दो प्रकार के चित्र बनते हैं तो जब तक दोनों ही चित्रों में निष्कर्ष सही साबित नहीं होता तब तक हम निष्कर्ष को सही नहीं मानते। अब निष्कर्ष पढ़ते, निष्कर्ष में लिखा है कुछ बादल पक्षी हैं, यानी किसकी बात कर रहा है, बादल की और पक्षी की। तो सही बात है, बादल, कुछ बादल पक्षी, क्योंकि बादल का इतना भाग पक्षी है। तो दूसरे चित्र में देख लिया जाए तो ये बादल है और ये पक्षी है, तो इसमें भी इतना भाग कॉमन है, यानी कुछ बादल पक्षी है, यानी कि दोनों ही के हिसाब से हमारा आंसर पहला वाला निष्कर्ष सही है। अब दूसरा निष्कर्ष हम पढ़ते, लिखा हुआ है घोड़ा बादल नहीं है। घोड़ा बादल नहीं है, तो ये घोड़ा है और ये बादल है, तो घोड़े और बादल के बीच में थोड़ी सी दूरी है, यानी घोड़ा अलग है बादल अलग है। तो इसके हिसाब से तो बात सही है, घोड़ा बादल नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम देखेंगे तो ये घोड़ा है और ये बादल है, यानी इसमें ये भाग इतना कॉमन है। अगर इस वाले चित्र से पूछेंगे कि घोड़ा बादल नहीं है, क्या ये बात सही है, तो ये चित्र बोलेगा नहीं ये बात गलत है, क्योंकि ये कहेगा कुछ घोड़ा बादल है, यानी कि इसके हिसाब से बात सही है, इसके हिसाब से बात गलत है। तो यानी 50% ही सही है। तो यानी कि जब तक निष्कर्ष न्याय वाक्य में 100% सही नहीं होता हम लोग सही नहीं मानते, इसलिए इसको हम लोग गलत मानते हैं। यानी केवल पहला निष्कर्ष सही, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 1, जिसमें लिखा हो निष्कर्ष 1 निकलता है। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न समरूपता से संबंधित है, यानी पहले और दूसरे में जो संबंध है वही तीसरे और चौथे के बीच में हमें बताना होता है। तो इसमें लिखा FIT, तो F के बदले में H है, तो GH, 2 का अंतर है। अब I से K की दूरी देखेंगे तो I के बाद JK, ये भी 2 का अंतर है। T के बाद V, तो U भी, यानी कि सब में 2 का अंतर है। तो J में 2 जोड़ेंगे तो KL, O में जो जोड़ेंगे तो PQ, B में 2 जोड़ेंगे तो CD, यानी LQD किस विकल्प में है, तो LQD विकल्प 3 में है, तो हमारा आंसर हो जाता है 3। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी समरूपता से संबंधित ही है। बहुत ही आसान प्रश्न है, खासतौर से उनके लिए जो A से लेकर Z तक वर्णमाला के सभी अक्षरों की क्रम संख्या याद रखते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ C संबंध F, 6 संबंध 3 लिखा हुआ, फिर समानुपात L संबंध O लिखा हुआ है। तो बहुत ही आसानी से वो लोग पकड़ सकते हैं जिनको अक्षरों की संख्या याद हो। C 3 नंबर पे आता है तो नीचे लिख दिया है, F 6 नंबर पे आता है तो ऊपर लिख दिया। उसी तरह से अब L 12 नंबर पे आता है तो नीचे लिख देंगे, O 15 नंबर पे आता है तो ऊपर लिख देंगे। ये आपको याद होना चाहिए कि L किस नंबर पे आता है, O किस नंबर पे आता है। नहीं तो अगर आप गिनने लाएंगे या लिख के गिनेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आप फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 15/12, यानी कि विकल्प 3 हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, तो श्रृंखला देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब श्रृंखला धीरे धीरे बढ़े तो जोड़ होता है, श्रृंखला धीरे धीरे घटे तो घटाव होता है, श्रृंखला तेजी से बढ़े तो गुणा भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, घन भी हो सकता है। श्रृंखला धीरे धीरे तेजी से घटे तो भाग की क्रिया हो सकती है। तो यहाँ पर श्रृंखला एक सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है तो ये प्लस हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या
दोनों में अंतर निकाल के बीच में लिख देना चाहिए। तो 16 में से 13 निकालेंगे, या 13 को छोड़ के जहां से चलिए उसको छोड़ के जहां पहुंची उसको लेकर, इस विधि से भी आप चेक कर सकते हैं। तो 13 को छोड़ के 14, 15, 16, यानी कि यहाँ पे +3 का अंतर है। अब 16 से 21 तक पहुंचना है, तो फिर वही बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये, यानी प्लस में है, तो जहां से चले उसको छोड़ के जहां पहुंचे उसको लेके, तो 16 को छोड़ के 17, 18, 19, 20, 21, यानी यहाँ पे 5 का अंतर है। इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं, बड़ी संख्या से 28 में से 21 निकाल देंगे तो कितना आएगा 7। तो अब यहाँ पे आपको रीजनिंग वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, +3, +5, +7, यानी कि हर बार +2 बढ़ता जा रहा है। तो अब बढ़ने की कितनी संभावना है, +9। तो 28 में आप 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37। अब यानी यहां पर 11 जोड़ने पर आया होगा, यहां पे 13 जोड़ने पर आया होगा, इसको हमें पता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाए 1, 37। तो देखिए अगला प्रश्न, इसमें एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग में एक स्थान पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमें बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यानी इस मैट्रिक्स में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर उत्तर आकृतियों में से कौन सी, ABCD में से कौन सी आकृति प्रश्नवाचक स्थान पे आएगी। तो ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये 2 ऐसी आकृति है, तो इसमें ऐसी आकृति तो है ही, ये आकृति इसको पूर्ण कर दे रहा है, यानी और इसमें आकृति वृद्धि हो जा रही है। तो फिर ऐसी आकृति है तो इसमें इतना तो आकृति रहेगा ही, अब इसमें कुछ वृद्धि हो जाएगी। तो इसके बाद वृद्धि वाली आकृति अगर ध्यान से देखेंगे तो ए एकदम अलग आकृति है, बी एकदम अलग आकृति है, तो नहीं होगा। विकल्प बी में ध्यान से देखें तो बी में इतनी ही आकृति दे रहा है, इसमें कोई वृद्धि नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। विकल्प डी को देखा जाए तो इसमें भी कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, बस आकृति बदल दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी, क्योंकि इतना देने के बाद इसमें ये और ये सब आकृति इसको वृद्धि भी कर रहा है, पूरा भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी, जो कि विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि जब ऐसे प्रश्नों में दाएं दाएं हो, यानी एक ही दिशा हो तो माइनस करते हैं, या बाएं बाएं भी हो तो माइनस करते हैं, लेकिन दाएं और बाएं दोनों दिशाएं दी हुई हैं तो प्लस करते हैं, या बाएं दाएं दिया हुआ तो भी प्लस करते हैं, लेकिन दोनों एक ही दिशाएं रहे तो हम माइनस कर देते हैं। किसमें से के कौन सी दिशा, कौन सा अंक, तो बड़े अंक से छोटे अंक को माइनस करते हैं जब एक ही दिशा हो। तो देखेंगे ध्यान से, ऊपर लाइन में भी दाएं लिखा है, नीचे लाइन में भी दाएं लिखा हुआ है, तो अब हम क्या कर देंगे माइनस, तो बड़ी संख्या है 15, छोटी संख्या है 7, तो 15 में से 7 निकाल देंगे तो हो जाएगा 8। और किस दिशा से, तो जो पहली दिशा होती है, तो पहली दिशा क्या है, इसमें लिखा हुआ दाईं छोर से, यानी कि दाएं से 8वां हमारा आंसर है। तो दाएं से 8वां का मतलब क्या हुआ, ए इधर से चलेंगे, ए बाईं तरफ से, तो लास्ट में आता है क्या, तो जेड आता है लास्ट में, तो दाईं छोर से का मतलब जेड की तरफ से 8वां हमें पता करना है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं STUVWXYZ। तो दाएं से 8वां कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एस हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ABCD आपको लिखना ना पड़े, इसके लिए भी एक ट्रिक ये है, क्योंकि हो सकता है अभी 8वां पूछा है, हो सकता है आंसर हमारा 15वां हो, 14वां हो, तो आपको लिखने में ज्यादा समय लग जाएगा। तो आपको हमेशा कुछ ट्रिक्स सीखते रहना चाहिए। तो जब भी आपको जेड की तरफ से पता करना हो तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, यानी कि जेड की तरफ से हमें याद नहीं होते हैं अक्षर, हम ज्यादातर ए की तरफ से सारे अक्षर याद रखते हैं। तो आप क्या करिए कि दाएं से 8वां पूछ रहा है तो आप क्या करिए कि बाएं से ही 8वां बता दीजिए, क्योंकि बाएं से 8वां आपको याद होगा। तो बाएं से 8वां कौन होता है, एच, लेकिन एच आपका आंसर नहीं है। जो ही बाएं से 8वां बताइए उसका तुरंत विपरीत अक्षर ज्ञात कर लीजिए। तो बाएं से 8वां एच है, तो एच का विपरीत होता है अक्षर एस, हाई स्कूल, यानी अब आपका आंसर फिर से आ गया एस। अगर आपको ये विपरीत अक्षर वाली बात समझ में नहीं आ रही तो कोडिंग डिकोडिंग का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं और याद कर सकते हैं सभी वर्णमाला के अक्षरों का विपरीत अक्षर, अली जिन्ना, BY, CT एक्सरे, ऐसे डोर विंडो करके सारे अक्षरों का विपरीत अक्षर है। उसी तरह से हाई स्कूल यानी एच का विपरीत अक्षर एस है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है एस। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए ट्रिक मैं आपके लिए समय समय पर
लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।